Hello and welcome to Air Pravas Academy. Today we are going to discuss, as part of this JKSSB 1000 MCQ series, I'm going to discuss the PYQs of the JNK Reorganization Act that we discussed recently. जो JNK Reorganization Act है, इसके मैंने 2 लेक्चर्स पहले अपलोड किए हैं और उसमें हमने पूरे एक्ट को धीरे-धीरे समझा जो MCQs हैं उनके ज़रिए, और आज हम इसी एक्ट के PYQs करेंगे जो कि JKSSB ने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि सिर्फ PYQs यहाँ पे हम करेंगे, और PYQs के बाद पहले हम एक-एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट में होगा वो स्लाइड्स होंगे, वो बेस्ड होगा ओनली फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिवीजन स्लाइड्स होंगे, रिवीजन स्लाइड्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप उन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके उनको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऑब्वियसली मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जो लोग जुड़ रहे हैं उनको वो पीडीएफ्स मिल रही है, आप भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें पहले चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ PYQs हैं, कोई भी क्वेश्चन PYQ के बगैर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्लाइड पे, स्क्रीन पे, ये है, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज इन 2019 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिकेम इनएप्लीकेबल इन कश्मीर? So here, as you can see, the question is asking about the provision, constitutional provision that became inapplicable in Kashmir. So for this, you know that this Article 223, this, as per Indian Constitution, this article belongs to this article gives us about information about the acting CGI. एक्टिंग सीजीआई, ये जो आर्टिकल है 223, ये आपको बोलता है एक्टिंग सीजीआई। अगर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है किसी कारण अपने ऑफिस में, तो प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है इस आर्टिकल के थ्रू कि वो कोई एक्टिंग सीजीआई उस टाइम पे जो है नॉमिनेट करके जो ऑफिस है उसको खाली ना रखे। ठीक है, तो ये आर्टिकल तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा इसका। आर्टिकल 239 हमारा जो है, ये इसके ही एप्लीकेबिलिटी की वजह से हमारी जो यूटी है वो चल रही है, यानी 239A इज फॉर द यूटी ऑफ पुंडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर, नो दिस इज फॉर दिस। तो ये तो बिल्कुल एप्लीकेबल है। और इसकी बात करेंगे आर्टिकल 249 की, ये आपको बताता है कि जब ये आप कुछ पावर्स देता है पार्लियामेंट को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट सब्जेक्ट क्या है, जो स्टेट लिस्ट है हमारा, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट कानून बनाते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे ये आर्टिकल जो है यूनियन को भी पावर देता है, वो कानून बना सकता है इन केस ऑफ अगर उनको लगे कि कोई इमरजेंसी है या नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है, तो तब इन पे भी वो कानून बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट्स पे भी। और इसमें लेकिन एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो रेजोल्यूशन, 2/3 रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2/3 जो हमारे स्टेट्स हैं वो इस बात से मुत्तफिक होने चाहिए। दूसरा, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, जहाँ पे उनको लगे कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें किसी स्टेट के लिए कोई कानून बनाना है, तब जाके यूनियन कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 356 की बात करेंगे, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 356 क्या बोलता है आपका, प्रेसिडेंट्स रूल। क्या बोलता है, प्रेसिडेंट्स रूल। तो अगर हम करेंटली देखेंगे हमारी जो यूटी है, इसमें प्रेसिडेंट्स रूल की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जो यहाँ पे रूल चल रहा है एलजी के ही थ्रू चल रहा है, वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट के थ्रू ही हो रहा है। तो एलजी ने अपॉइंट किया, सॉरी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हुआ है एलजी, और वही यहाँ पे रूल कर रहा है। हालांकि आप बोलेंगे अब हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेकिन इनके पास जो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास पहले ही पब्लिक ऑर्डर और पुलिस का कंट्रोल है ही नहीं। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस का कंट्रोल इनके पास नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स पावर, ये अभी प्रेसिडेंट्स रूल की बात जो करता है आर्टिकल 356, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, इनएप्लीकेबल अभी यहाँ पे यही आर्टिकल रहेगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि आर्टिकल 356 की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली इन केस अगर ये असेंबली डिसॉल्व भी हो जाती है, क्योंकि एलजी इज ऑलरेडी एक्टिंग एज फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस है। तो इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और नेक्स्ट जो PYQ है उसको देखते हैं। According to the J&K Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of J&K to be filled by direct election. अब यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करेगा तो 114 सीट्स हैं अभी, ठीक है, 114। लेकिन ये भी पूछा गया था कि 2019 में ये जो था टोटल नंबर ऑफ सीट्स 107, एज पर दैट एक्ट रखा गया था 107। तो लेकिन अभी जो बात करेंगे तो 114 टोटल सीट्स हैं, इसमें से लेकिन 24 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब जब हम 114 में से 24 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, आपकी 90 सीट्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होती हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा डी पार्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन की वजह से जो नंबर ऑफ सीट्स है वो सिर्फ 90 आएंगे, जो डायरेक्ट इलेक्शन के कारण आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कोई चीज मुझे जरूरत है यहाँ पे
एक्सप्लेन करने की। बस ये याद रखना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 24 रखी गई हैं, और जो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस में 90 सीट्स। हाँ, एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, जो यहाँ पे इन 90 सीट्स में से 47 सीट्स जो हैं कश्मीर रीजन से आती हैं, और जो बाकी बची 43 सीट्स ये आएंगे कहाँ से, आपका जो जम्मू रीजन है वहां से आती है। ठीक है, ये जम्मू रीजन से आती है। ओके, ये याद रखना है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि JNK से जो हमारा राज्यसभा है वहां पे 4 सीट्स जाती हैं, और जो लोकसभा है वहां पे 5 सीट्स जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, the Union Territory of Ladakh comprised of which districts of the state of Jammu and Kashmir? तो ये आपको बता रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसके कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है। दिस इज मतलब क्या बोलूँ, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आपको पता है लेह और करगिल सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के, जो कि 2019 के बाद बनी। तो ये याद रखना है। टोटल जो हमारा स्टेट था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो अभी लेकिन यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यूटी में चले गए हैं, किसकी, लद्दाख की, और जो हमारी JNK की यूटी है इसमें कितने 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, किश्तवाड़ में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। आप मुझे कमेंट में सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे जो कि इंडिया में, सॉरी, जो कि JNK में अभी बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ये मुझे यहाँ पे याद आया किश्तवाड़ से, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चिनाब बेस्ड हैं, यानी कि चिनाब रिवर पे हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ, ये 2021 में शायद आया है क्वेश्चन, इसलिए कहा गया है कि 2021 तक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें कितने शेड्यूल्स और कितने सेक्शंस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स। 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आज भी पूछा जा सकता है, हमेशा इसके क्वेश्चन को आने के चांसेस है। तो याद क्या रखना है, 103 सेक्शंस है हमारे इसमें और 5 शेड्यूल्स। ओके, मैंने आपको कल ये भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि कौन से शेड्यूल में क्या है। जरा मुझे आप बताएंगे जो शेड्यूल 4 है उसमें क्या आता है। अगर याद है तो कमेंट में जरूर मुझे बताएं शेड्यूल 4 में क्या आता है। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका शेड्यूल 4 क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तब तक। As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, total number of members in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir shall be. Okay, फिर से ये वही बात आई, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा। अभी पूछा था कि डायरेक्टली आप कितने इलेक्ट कर सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आंसर क्या था, 90 था। तो यहाँ पे भी आंसर 90 होगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी। हाँ, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या पूछ रहा है, टोटल मेंबर्स पूछ रहा है ना, तो ये अभी की अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है, जो कि POJ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको लेके भी चलना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको इसको लेके नहीं चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये वो भी कंसिडर करता फिर ये आपको बोलता इंक्लूडिंग द PO पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, बट यहाँ पे उसको लेके नहीं करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस भी, यहाँ पे इसने 107 ही दिया, 114 है टोटल फिर आते हैं, तो यहाँ पे 107 ही है, तो यहाँ पे 90 है। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक और चीज है, अगर वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन कम है, यानी कि असेंबली में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कम है, तब सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, यहाँ पे सेक्शन 15 गवर्नर को क्या करता है, एम्पावर करता है कि वो 2 वुमेन्स को क्या नॉमिनेट करके इसमें बुला सकता है, तब जाके ये 92 आएगा। बट यू हैव टू टेक द आइडियल केस, आइडियली कितने होंगे, इलेक्ट 90 होंगे, तो उसमें वुमेन्स भी आ सकती हैं। ठीक है, तो 99 टाइम्स वुमेन रिप्रेजेंटेशन बराबर होगी, क्योंकि ये बहुत रेयर होगा कि जब वुमेन्स बहुत कम आएंगी, लेकिन आपको आइडियल केस लेना है, दैट वुड बी 90। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। और सेक्शन 15 याद रखना है, ये भी आप क्या करता है, गवर्नर को एम्पावर करता है कि वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है। इस पे भी क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो कि है व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, इसका जो असेंट कब मिला प्रेसिडेंट से, यानी कि प्रेसिडेंट ने कब साइन किया इस बिल को, और ये कब एक्ट बना। तो इसका आपको याद, मैंने आपको परसों भी पढ़ाया था, 9th जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि 6 अगस्त को 5 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस किया गया था, 5 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था ये राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, कोई मसला नहीं, हम इसको फिर से ऐसे ही पढ़ेंगे। 6 अगस्त को ये पास हुआ लोकसभा में, और 9 अगस्त को इसको असेंट मिला जो है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो 9 असेंट मिलता है, 9 अगस्त को असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे जून है, लेकिन यहाँ पे अगस्त होना चाहिए था,
तो ऑप्शन डी में कंसिडर करूंगा इसको, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है, थोड़ा सा अपने जगह अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पे लिख लेना 9 अगस्त 2019, ठीक है। इसके सिलसिले में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया गया था, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी ये बिल, तो वहां पे याद रखना है अमित शाह, जो कि हमारे अभी होम मिनिस्टर है। तो अमित शाह जी ने ये इंट्रोड्यूस की थी राज्यसभा में सबसे पहले 5 अगस्त को, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसके साथ एक और क्वेश्चन जो आता है कि ये इफेक्ट में कब आया, तो वो आया 31 अक्टूबर 2019, ओके। तो यहाँ से ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हु विल एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आसान सा क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एडवोकेट जनरल। ऑब्वियस इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी का अलग है और हमारे जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जो है इसका अलग है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही एडमिनिस्टर करता है और इसके लिए आर्टिकल 239 एप्लीकेबल होता है किसका, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। और यूटी ऑफ लद्दाख बनी है सेक्शन 3 से, जो कि हमारा जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका सेक्शन 3 स्टैब्लिश करता है यूटी ऑफ लद्दाख। और ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, इसका कोई लेजिस्लेचर नहीं है। इस यूटी से राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं जाता और लोकसभा में एक सीट इनको दी गई है तो एक मेंबर जाएगा, ये याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 240 भी अप्लाई होता है, जिसके आर्टिकल 240 में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे ये यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एप्लीकेबल होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Which of all the central laws made applicable to the Jammu and Kashmir in Reorganization Act 2019 the constitution is provided under the okay। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी इसने गलती की है, तो क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछ रहा है कि जो भी हमारे सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए 2019 एक्ट के बाद वो कौन से शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, जो भी सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए 2019 के बाद वो कौन से शेड्यूल में दिए गए हैं, तो वो आपका शेड्यूल नंबर 5 दिया गया, ठीक है। 5th शेड्यूल में आते हैं लॉज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जे एंड के, जिसमें हमने देखा था 106 लॉज जो है जो नेशनल लॉज थे जो अभी तक एप्लीकेबल नहीं थे 2019 तक, वो एप्लीकेबल हो गए। और ऐसे 153 लॉज थे जो स्टेट लॉज थे जिनको रिपील कर दिया गया, और 166 ऐसे लॉज थे जो ऑलरेडी स्टेट में थे और वो ऑलरेडी वो अभी भी चल रहे हैं। तो ये चीजें याद रखनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको क्या आता है, राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, फर्स्ट शेड्यूल में आएगा वो। 4th शेड्यूल में मैंने आपको बोला था कमेंट में कर देना, मैं देखूंगा कमेंट में किस किसने किया है। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोलूंगा, यहाँ 4th शेड्यूल में आता है आपका ओथ एंड एफर्मेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। 2nd शेड्यूल में आता है जो हमारा लोकसभा है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ पे आता है आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में 2nd शेड्यूल में, ठीक है। तो ये शेड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 व्हिच यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट लेजिस्लेचर इज डिजिग्नेटेड एज। आपको ये क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और लास्ट में पूछ कर रहा है कि इसको कैसे डिजिग्नेट किया गया है, तो इसको बताते हैं इसको कैसे डिजिग्नेट किया गया, यूटी ऑफ लद्दाख के नाम से इसको डिजिग्नेट किया गया है, बस ये इतना सा याद रखना है। बाकी इसने सब कुछ वही बोला है कि 2019 का जो एक्ट है उसने जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दी है उसमें विदाउट लेजिस्लेचर दी है, यानी कि कोई लेजिस्लेचर वहां पे नहीं है, जो मैंने अभी बोला सेक्शन 3 याद रखेंगे, सेक्शन 3 of this reorganization act that provides for the UT of Ladakh without any legislature. Now moving to the question, next question. As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which article of the Indian Constitution is applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir? ये भी क्वेश्चन आसान है, कौन सा आर्टिकल है जो एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, ये मैंने आपको पहले ही बोला और इसमें कोई रॉकेट साइंस अब फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 239A इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपको पॉन्डिचेरी मॉडल देता है, ठीक है। पॉन्डिचेरी में ये पहले से एप्लीकेबल था तो इसको हम पॉन्डिचेरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी, तो ये प्रोवाइड किया जाता है हमें सेक्शन 13 में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 13 जो हमें बोलता है कि आर्टिकल नंबर 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द यूटी विद द लेजिस्लेचर, ओके। ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। ये आर्टिकल 239 एप्लीकेबल होता है यूटी ऑफ लद्दाख को, विदाउट लेजिस्लेचर जो है ये उसके लिए एप्लीकेबल है। बाकी आर्टिकल्स हम जानेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन में, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 ऑफ द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हु हैज द पावर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है, लेजिस्लेशन लाना। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना, लॉज, है ना, ये काम होता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हमेशा सेशन में नहीं रहती है, इनके बीच में रेसेस होती है, यानी कि ब्रेक टाइम होता है, ठीक है। तो इनका जब रेसेस टाइम होगा उस टाइम पे कोई अगर कानून लाना पड़ेगा इमरजेंसी में जो जरूरी होगा, तो उस टाइम पे आपका जो है ऑर्डिनेंस पावर दिया गया है, उस टाइम पे वो दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को।
सॉरी, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस पावर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। सेक्शन 52 ये पावर देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो रिसेस टाइम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो है ऑर्डिनेंसेस पास करके लॉज ला सकता है। बट एक चीज और याद रखेंगे यहाँ, जो पूछा जा सकता है इन केस अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा, अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, वो आपको ये नहीं पूछेगा कि किसके पास ये, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो ऑर्डिनेंस, अगर यहाँ पे गवर्नर ने ऑर्डिनेंस लाई, तो इस ऑर्डिनेंस को कब तक रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी कि इस ऑर्डिनेंस को कब तक वैल्यू दी जाएगी एक लॉ की, अगर इसको लॉ में लाना है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्डिनेंस जब गवर्नर निकालता है और जब रिसेस टाइम खत्म होता है, यानी कि जब फिर से सेशन शुरू हो जाएगा किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन जब होगा, तो उस सेशन में इस ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको लाना पड़ेगा कि आप इस कानून को लागू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली पे। तो अगर 6 वीक्स के अंदर अंदर यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये ऑर्डिनेंस नल हो जाती है, फिर इसका इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, और अगर 6 वीक्स के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस पे बात हुई और इस पे कानून बनाने के लिए राजी हो गए, तो जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, तो फिर वो कानून बन सकता है। बट बिफोर दिस सेशन, जब तक ये सेशन नहीं होता तब तक ये कानून जरूर चलेगा, क्योंकि ये इसको जो है इस एक्ट के जरिए ताकत मिली है कानून बनाने की लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंडर सेक्शन 52। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अंडर सेक्शन 52। और वो ऑर्डिनेंस का इफेक्ट चलता रहता है जब तक हमारा लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो सेशन में नहीं आती, और जब सेशन में आएगी उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर उस पर अगर कोई कानून बनाया गया तो ठीक है, नहीं बनाया गया तो वो फिर नल एंड वॉइड हो जाती है, उसका कोई इफेक्ट फिर उसके बाद नहीं रहता। तो ये याद रखना है। How many members can the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir nominate to the Legislative Assembly if women are not adequately represented? ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुना है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फटाफट कीजिए, क्योंकि ये मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस किया है। डू आंसर मी इन द कमेंट्स। Next is which clause section of the General Election Act 2019 defines the power of Election Commission to maintain the delimitation orders up to date? अब एक और बात आती है यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की। तो इसमें एक्ट में ही बताया गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जो कि बनाया गया। उसके बाद जो बाउंड्रीज है वो वापस से रिड्रॉ कर दी गई, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो जम्मू में 37 सीट्स पहले हुआ करती थी, इनको 6 सीट्स बढ़ा के ये 43 सीट्स हो गई, और JNK में जो 46 थी वो यहाँ पे एक बढ़ के 47 सीट्स अभी हैं। टोटल हमारी सीट्स अभी 90 हैं। ये डिलिमिटेशन के बाद ही हुआ। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे सेक्शन है या क्लॉज है जो डिलिमिटेशन कमीशन को ये राइट देता है कि वो डिलिमिटेशन ऑर्डर्स किसी पर्टिकुलर डेट तक उसको रख सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 61 आपका है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 में आते हैं पावर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, तो उसी में ये बात बताई गई है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक, तो इस डिलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे उस पर मैंने शायद पहले वीडियो बनाई है। चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, ये आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएंगे कौन थे। बस इतना कहूंगा, सामने डॉक्टर हैं, फिर कुछ हैं, फिर कुछ हैं, तो ये मुझे बताएंगे। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन 3 मेंबर्स का था, और ये डिलिमिटेशन कमीशन कब बनाया गया था? डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था 2020 में 6 मार्च को, 6 मार्च 2020 को ये बनाया गया था। और इसने जो अपना फाइनल ये सबमिट किया था रिपोर्ट, वो कब किया था? मई 2022 में। ठीक है, 2022 में, 22 मई 2022। तो ये याद रखने की बातें हैं, ये इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। How many chapters and schedules are there in the Jammu and Kashmir Panchayat Raj Act 1989? Well, we are discussing the questions of Jammu and Kashmir Reorganization Act, लेकिन बीच में पंचायत राज एक्ट का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? फिर भी अब आ ही गया है तो आंसर भी सुन लो। इसका आंसर आएगा, आंसर ये चैप्टर इसमें 14 है, और इसमें जो शेड्यूल है वो टोटल 6 है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन आया है दूसरे एक्ट से। ठीक है, तो जे एंड के पंचायत राज एक्ट 1989 जो है, इसमें टोटल 6 शेड्यूल्स हैं जो आप याद रखेंगे, और इसके चैप्टर्स कितने हैं? टोटल 14 चैप्टर्स। ये क्वेश्चन भी PYQ है, डो नॉट अंडर एस्टिमेट दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। और JNK का जो पंचायत राज एक्ट होगा, इस पे मैं कल पूरा एक वीडियो लाऊंगा, JNK पंचायत राज एक्ट, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसके PYQ एनालिसिस भी होगी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कल इसी पे क्वेश्चन जो है वीडियो बन जाएगा। Which act divided the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories, Ladakh and Jammu? ओके, ये तो कौन सा क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर मुझे कमेंट में भेज दो फटाफट से। Which section of the J&K Reorganization Act 2019 abolished the Legislative Council of the existing state? Okay, Legislative Council को abolish किस सेक्शन ने किया? एज यू नो दैट जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, उसमें जो हमारा लेजिस्लेचर था वो बाई कैमरल था। बाई कैमरल का मतलब जिसमें 2 हाउसेस हुआ करते हैं, उसको बाई कैमरल बोलते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी और एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये 2 हाउसेस हुआ करते थे। लेकिन जब 2019 का एक्ट आया, ये रिओर्गेनाइजेशन का एक्ट, इसमें इन्होंने ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको एबॉलिश कर दिया अंडर सेक्शन 57। तो याद रखेंगे, सेक्शन 57 ने एबॉलिश किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी अभी भी है, और इसमें जो हमारे पास CM है
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी टोटल 90 मेंबर्स हैं, ये आपको पता है, ठीक। तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? सेक्शन 57। सेक्शन 57 ने अबॉलिश कर दिया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक सेक्शन जो पूछा जाता है वो 41, इसको भी याद रखना, सेक्शन 41। सेक्शन 41 है रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 58 की अगर मैं बात करूँ, ये आपका किसके साथ है? ये यूटी ऑफ लद्दाख के लिए सेक्शन 58 है, ये यूटी ऑफ लद्दाख के लिए दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। सेक्शन 55 की अगर हम बात करेंगे तो ये मिनिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। राइट्स ऑफ मिनिस्टर जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में है और जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है, उनके बारे में है। तो इसके बारे में हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आते भी नहीं है इसमें से। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे ये है 57, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये उतने इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अब, before the execution of the J&K Reorganization Act 2019, which of the following articles used to empower the legislature of Jammu and Kashmir to define the permanent residence for the state? आसान सा क्वेश्चन है, आसान है। आंसर फेंक के मारो मेरे कमेंट बॉक्स में, आंसर फेंक के मारो इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी को गलत होना चाहिए। ये बोल रहा है कि 2019 के एक्ट से पहले जम्मू एंड कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट दी जाती थी वो किस आर्टिकल के तहत दी जाती थी? परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती थी? आर्टिकल 35A जो डिस्क्राइब करता था परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आर्टिकल 370 हमारा जो था अबॉलिश किया गया है? नहीं, अभी भी है, लेकिन कुछ प्रोविजंस इसके जो है खत्म कर दिए गए। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 371 ये जो है इसमें बहुत सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, जिसमें आपका महाराष्ट्र भी आता है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी आते हैं। ये आर्टिकल 371A से लेके पूरा GH तक जाता है, ठीक है। तो ये लंबा है, ये पॉलिटी का एक्चुअली टॉपिक है, तो ये हम उसी में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें भी स्पेशल स्टेट्स दिए गए हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे उनको, जिसमें आपका महाराष्ट्र से लेके गोवा और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो सारे आते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब ये सारे क्वेश्चन जो थे PYQs थे। अब इन PYQs को हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज PYQs अब हमारे पास एक समरी बन के आती है कि J&K रिओर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उस समराइज्ड फॉर्म को अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इसलिए अब मैंने आपको कहा था पहले ही वीडियो पूरा देखें। अब जो मैं रिवाइज कराने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है और वो स्लाइड्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस और PYQs दैट वी डिस्कस्ड, तो अब हम देखेंगे ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस क्या क्या है और उन पोर्शंस के ये समराइज नोट्स हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। इनकी आपको PDF भी मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी। तो अब देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इनको थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले नाम हम देखेंगे, इस ये जो एक्ट हमारा 2019 का है, इसका नाम पता है हमें। इसको प्रेसिडेंट एसेंट कब मिला था? 9 अगस्त को। ये हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि ये क्वेश्चन आ चुका था। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो 103 सेक्शंस, 5 शेड्यूल्स, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ था। इसने क्या किया? डिवाइड किया जो हमारा स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में, एक लद्दाख की और जम्मू एंड कश्मीर की। लद्दाख की यूटी विदाउट लेजिस्लेचर सेक्शन नंबर 3 आपको बताता है ये, और जम्मू एंड कश्मीर की यूटी विद लेजिस्लेचर सेक्शन नंबर 4 आपको ये बताता है। याद रखना है 4 फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल हो गए हमारे यहाँ, वो 5th शेड्यूल में आते हैं। इस पे भी क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इससे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं जो पीछे क्वेश्चंस में आ चुकी हैं। So this is going to be one of the really most important slides. These slides are most important slides for the revision of this total act. तो नेक्स्ट हम देखेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो हमने देखा इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले इसका कंपोजिशन हमें पता है, इसके 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लेह और एक है करगिल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हमने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे एडमिनिस्टर होता है, जिसको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 240, इसको भी याद रखना है। लेजिस्लेचर की स्टेट्स की बात करेंगे तो ये विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी कि इसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो ये हमें सेक्शन 3 जो मैंने अभी भी बताया सेक्शन 3 से मिलता है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि यूटी ऑफ लद्दाख से राज्यसभा में कोई भी मेंबर नहीं जाता है, और लोकसभा में इनका एक मेंबर जाता है, यानी कि एक सीट है लोकसभा की यहाँ पे। इसको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट जो पूछा जा रहा है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 239A जो कि एप्लीकेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम पोडिटरी मॉडल भी बोलते हैं। और ये हमें कौन बताता है? एज पर दिस एक्ट हमें ये सेक्शन नंबर 13 बताता है। इसको भी याद रखना है क्योंकि सेक्शन पूछा जा सकता है। टोटल सीट्स हमारे पास 107, ये ओरिजिनल था 2019 एक्ट के हिसाब से, लेकिन मैंने आपको बोला टोटल हमारे यहाँ अब 114 सीट्स आती है, क्योंकि 90 हम डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए, और जो बाकी 24 हमने रिजर्व करके रखी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो 24 और ये 90, तो 114 टोटल आती है, इसको याद रखना है।
वैकेंट सीट्स हमारे पास 24 है, ये भी मैंने बताया किस लिए और क्यों। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन कहाँ से मिलती है, ये मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 15, ठीक है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 15 जो है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन अगर कम होगी तो गवर्नर के पास वो राइट है कि वो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करके असेंबली में ला सकता है। उसके बाद हमने देखा ऑर्डिनेंस पावर जो कि गवर्नर को दिया जाता है एज पर सेक्शन 52, गवर्नर ऑर्डिनेंसेस निकाल सकता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया। उसके बाद बात करेंगे तो की सेक्शंस टू रिमेंबर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये भी आप इंपॉर्टेंट इनको कंसिडर करते हैं। सेक्शन 52 आपको क्या बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंसेस निकाल सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आता है किसमें, सेक्शन 52 में। सेक्शन 57 की बात करेंगे तो ये हमने बताया कि जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एबॉलिश कर दिया गया, जिसको अपर हाउस बोलते थे, तो अब ये नहीं रहा। सेक्शन 61 एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट, इस पे क्वेश्चन आ चुका था, इस पे क्वेश्चन आ चुका था, इस पे क्वेश्चन आ चुका था, तो सारे सेक्शन ऐसे हैं जिन क्वेश्चन आ चुके हैं। सेक्शन 73 अब बोलता है प्रोविजंस फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रिप्लेसेस आर्टिकल 356। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ना, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा इनएप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल अब नहीं होगा यहाँ पे जेएंडके में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट्स रूल जेएंडके में कब लगा था, तो 1977, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट्स रूल सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में कब लगा था, 1977 में, और 2018 से पहले ये 8 बार लग चुका है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, सो डू टेक दिस इन योर नोट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेक्शंस हमने देखे, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कुछ और सेक्शन, जिसमें सेक्शन 53 पूछा जा सकता है। ये किससे रिलेटेड है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड है, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछा जा सकता है। इनका इनका काम क्या होता है, टू एड एंड एडवाइस दे एड एंड एडवाइस द LG, ठीक है। LG को एड एंड एडवाइस करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज भी बताया गया हमें, जो कि 10% है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ यूर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 60 की बात अगर मैं करूं तो उसमें आता है तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 61 से, जिसमें पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हिस्टोरिकल एंड मिसलेनियस फैक्टर्स जो हमने देखा कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंस, बिफोर 2019 हमने देखा आर्टिकल 35A जो था उसके अकॉर्डिंग परमानेंट रेजिडेंट्स को यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलती थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। पंचायती राज एक्ट की बात करेंगे तो ये मैंने आपको बताया 14 चैप्टर 6 शेड्यूल्स, इसको हम कल डिस्कस करेंगे पूरा, जिसमें हम पहले इसकी जो डिटेलिंग है वो देखेंगे, उसके बाद MCQs की प्रोफाइलिंग भी इसमें करेंगे, किस तरह से MCQs आए, जैसे इस वाले एक्ट में हमने किया आज। इनएप्लीकेबल प्रोविजन, अब आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल अब टेक्निकली यहाँ पे रिप्लेस किया सेक्शन 73 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो हम पहुंच गए इस लेक्चर के लास्ट पे, यानी एंड पे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगर आपके दोस्त कोई भी हैं, ये सेक्शन ये आपका जो लेक्चर है ना, उसको जरूर रिकमेंड करें, खुद सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, वहां पे जरूर मिले, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप जरूर कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम डेफिनेटली जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो है 1989 का, पंचायती राज एक्ट जो है 19 पंचायती राज एक्ट 1989, ये हम डिस्कस करेंगे इन फुल डिटेल। उसके बाद इनकी जो MCQs हैं जो पूछे गए हैं लास्ट में, वो भी हम देखेंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।